में हो गया, दूसरा हो गया म्यूचुअल फंड यस और तीसरा हो गया स्टॉक इन्वेस्टिंग। तीनों में क्या फर्क होता है? सी कोई बंदा कैसा होता है एकदम सेटिस्फाइड होता है कि उसको 12% मिल गया साल का तो वो बहुत खुश है। कोई बंदे ऐसे होते हैं कि बहुत एग्रेसिव होते हैं बाय नेचर, तो उसको भी 12% 20% से उसको कोई लेना देना नहीं है। उसको ऐसा है कि मुझे मार्केट को कैसे भी कोई भी हालत में मैक्सिमम रिटर्न्स कैसे जनरेट करूं उसके लिए उसको भागना है। तो जो पीएमएस जो है तो वहां पे आपके पास वो पोटेंशियल है कि आप 50% भी एक साल में आप अर्न कर सकते हो। ओके, म्यूचुअल फंड्स में वो कैपेसिटी हर साल नहीं रहती है। अगर मार्केट ऊपर रहेगा तो ही म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न पॉजिटिव रहेगा, जबकि स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं है। भले मार्केट के रिटर्न नेगेटिव हो, लेकिन एक आध दो तीन चार स्टॉक्स तो ऐसे होंगे ही जो खराब मार्केट में भी चलने वाले हैं। इसमें हमारा मोटिव यही है कि आइदर कुछ लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसको जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा मिले, और कुछ लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन है तो वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट हो जाए, तो वो ज़्यादा बेटर है, राइट? हेलो दोस्तों, हमारे पिछले बहुत सारे पॉडकास्ट और वीडियोस में लोगों की क्वेरी होती है कि एक पॉडकास्ट स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग कीजिए, क्योंकि हमारी बहुत सारी ऑडियंस ऐसी है कि जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रही है अभी, और बहुत सारी ऑडियंस ऐसी है कि जो स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर रही है, और कुछ ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में एक्सपर्टाइज से ही वर्क कर रही है। तो इन सभी के लिए हम ये पॉडकास्ट स्पेशली लेके आए हैं कि जिसमें ये सारे के सारे जो पैरामीटर है कि जो स्टार्ट करना चाहते हैं, जो अभी थोड़े टाइम से ही शुरू किया है, और जो ऑलरेडी जिसने एक्सपर्टाइज से कर रहे हैं, उसको भी कुछ एडवांस टेक्निक्स मिलने वाली है। तो इस पॉडकास्ट में हमारे साथ है स्टॉक मार्केट के एनालिस्ट स्पेशलिस्ट मौलिक पटेल, जो कि अपना स्टॉक मार्केट का एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगे और हमारे यूजर्स को, हमारी ऑडियंस को ऐसा ऐसा एडवांस टिप्स शेयर करेंगे कि वो डेफिनेटली अपना पोर्टफोलियो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा ईगर हूँ, और हमारी ऑडियंस को भी, मैं अपनी ऑडियंस को ज़्यादा वेट कराना नहीं चाहता हूँ। तो जल्दी से वेलकम करता हूँ जी, मेरी वार्म वेलकम मौलिक पटेल। प्लीज कुछ शेयर कीजिए अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि आप कैसे आए हो इस इंडस्ट्री में, क्या आपका बैकग्राउंड है इस इंडस्ट्री में, और कैसी कैसी एक्सपर्टाइज है। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया जयदीप जी, मुझे इस पॉडकास्ट के लिए इनवाइट करने के लिए। अगर मेरे में शॉर्ट जर्नी के विषय थोड़ा बताऊं मैं आपको, तो मेरा नाम जैसे को पता है मौलिक पटेल है। मैं अहमदाबाद का रहने वाला हूं, और इस स्टॉक मार्केट की जो दुनिया है वो इतनी बड़ी दुनिया है, तो उसमें से पहला कदम जो मैंने रखा था तो वो मेरे घर से ही, जैसे गुज्जू फैमिली होती टिपिकल, तो मेरी भी गुज्जू फैमिली में जो सेम सबके वहाँ होते हैं कि स्टॉक मार्केट सब ईगर होते हैं, सब खेलते हैं, पैसे कमाते हैं गवाते हैं। वैसे भी मेरे पापा बहुत पहले से स्टॉक मार्केट की इस जर्नी में थे। तो जब मैं बात करूँ स्पेसिफिकली 2008 में, जब कोरोना का जो क्रैश आया, मतलब जो स्टॉक मार्केट का जो क्रैश आया था, उस टाइम पे मैंने देखा कि इसमें कुछ कमाना अकेले की बात नहीं, इसमें मतलब नीचे भी मार्केट इतना आता है। उससे पहले क्या था, 2003 से लेके 2008 तक मार्केट वन भी ऊपर जा रहा था, तो हर रोज पैसे आते थे, हर रोज खुशियां बनती थी, तो बहुत मजा आता था। लेकिन 2008 में जब देखा कि मार्केट नीचे भी आता है, तब मुझे लगा कि यार इसमें कुछ तो है, मतलब मार्केट में बहुत कुछ अंदर सीखने के, मतलब अंदर है, पूरा दरिया है सीखने के लिए। तो क्यों ना इसको एक मतलब पैशन रखे या फिर स्किल रखे या फिर चैलेंज ले, क्योंकि जैसे सबने पैसे घुमाए थे 2008 के क्रैश में, वैसे मेरे पापा ने भी काफी हद तक अच्छे खासे पैसे घुमाए थे। तो वो एक चैलेंज लेकर ही इस इंडस्ट्री में घुसा था कि भाई कुछ करना है इस इंडस्ट्री में, और कुछ अपने आप को प्रूव भी करना है। तो बस ऐसे ही मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2008 से, जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था। धीरे धीरे 12th में आते आते मैंने इतनी सारी किताबें, इतने सारे न्यूज़पेपर इसके रिलेटेड पढ़ा, तो इतना अच्छा नॉलेज मिला कि मतलब ये जो लोग, बहुत से लोग बोलते हैं कि गैम्बलिंग है, सट्टा है, लेकिन ये अगर हम ध्यान से देखें तो एक प्रॉपर एक बिजनेस है जो बहुत सारी चीज़ों पे, फैक्टर्स पे डिपेंड होता है। बस वहीं से 2012 से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई स्टॉक मार्केट की इस नगरी में। अगर मेरी इंट्रोडक्शन में कुछ ऐड करूँ तो मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एडवाइजर हूँ, रिसर्च एनालिस्ट हूँ, और साथ में मैंने पीएमएस की भी जो एग्जाम है, जिसको हम बोलते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, उसके लिए भी मैं एक क्वालिफाइड इन्वेस्टर हूँ। ओके, सो तकरीबन ये आपने कितने साल से ये स्टार्ट कर दिया है? अगर पैसिवली मैं बोलूँ तो मेरा स्टॉक मार्केट में मोर देन 13 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, इन एंड आउट लेके। ग्रेट। लेकिन अगर मैं कंटिन्यूस बात करूँ मैं,
तो पिछले मैं 7-8 साल से मैं एक्टिवली स्टॉक मार्केट में अंदर हूँ ही मैं। ओके, सो आपने पीएमएस का जिक्र किया, वो क्या होता है हमारी ऑडियंस को? मौलिक, ये पॉडकास्ट हम बेसिक हमारी ऑडियंस, क्योंकि बेसिक ऐसी भी है कि जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना चाहती है, और कुछ एक्सपर्ट्स भी है ऑलरेडी इसमें हमारी ऑडियंस में। सो ये पीएमएस क्या है सबके लिए बताइए, बेसिक से लेके एडवांस तक जाएंगे इस पॉडकास्ट में, पूरी की पूरी डिटेल में जानकारी देंगे सबको। जरूर जरूर। तो पीएमएस जो है उसका पहले मैं फुल फॉर्म बताना चाहूंगा कि पीएमएस का मतलब होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। अब ओके। हमको पता है पोर्टफोलियो क्या है, किस चीज का पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो वो सारी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, सारे एसेट्स का पोर्टफोलियो होता है जिसमें हम बेसिकली इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर हम बढ़ते इन्फ्लेशन पे देखें तो भी 7% 8% से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, और हमारी अगर इनकम इन्फ्लेशन को बीट नहीं करेगी तो तब तक हम एक्चुअल जो ग्रोथ हमारा है वो अगर वो नहीं आएगा। तो इसके लिए ही जो पीएमएस की जो सर्विस है, तो उसको मैं डीप में लेना चाहूँ तो पीएमएस में ऐसा होता है, मैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस को पीएमएस से मैं आपसे इंट्रोड्यूस करूंगा तो ताकि इजी ओके। रहे। तो पीएमएस में क्या होता है कि एक फंड मैनेजर होता है, वो बेसिकली उसका डेजिग्नेशन ऐसे ही नहीं मिलता है, उसके लिए आपको सेबी जो हमारी रेगुलेटरी बॉडी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कोरोना में सबने कोरोना में सबने हर्षल मेहता का स्कैम देखा ही हुआ था। तो जैसे ही हर्षल मेहता का स्कैम हुआ था तो वो स्कैम से बचने के लिए उस टाइम पे कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं थी। तो जितने भी स्कैम्स होते हैं उससे बचने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई थी जिसके पास थोड़े थोड़े पावर्स दिए थे उस टाइम के लिए, जिसका नाम दिया था सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 1993 में बोर्ड स्टैब्लिश हुआ था। उस टाइम पे इतने उसके पास पावर नहीं थे, खाली एडवाइजरी बोर्ड था, मतलब उसके पास कोई ठोस किसी को पेनल्टी देने के लिए उसके पास पावर नहीं था। लेकिन जैसे जैसे मार्केट में आगे बढ़ते गए उसके पास पावर्स बढ़ते गए। अभी आज अगर देखिए सेबी की बात करें तो सेबी इतना पावरफुल हो गया है कि वो किसी पर भी पेनल्टी लगा सकता है और उस पर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कोई इसे चैलेंज नहीं कर सकता। अभी पीएमएस की बात करूं तो पीएमएस में अगर तुमको किसी को भी इसमें रजिस्टर्ड होना है पीएमएस के लिए, तो बेसिकली उसको सेबी की एग्जाम देनी पड़ती है। सेबी ओके। की एग्जाम के लिए उसको ये एग्जाम इतनी इजी भी नहीं है, इतनी टफ भी नहीं है। लेकिन अगर कोई बंदा इसको एग्जाम को पास करता है तो उसको बेसिकली सारे फाइनेंशियल मार्केट्स बी इन इंडिया और इंटरनेशनल मार्केट, जो भी हम बोलते हैं क्रूड ऑयल है, फिर फॉरेन मार्केट है, डेट मार्केट है, वो सब का डिटेल में नॉलेज उस बुक के अंदर है जो सेबी ने बहुत ही वाइजली बनाया है। मगर कोई बंदा अगर ध्यान से अच्छे से उसको थोड़ा टाइम दे और समझे तो वो जो बाहर में जो स्कैम्स हो रहे हैं, जो टिप्स के लिए भाग रहे हैं, वो किसी की उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। वो बुक में इतना डिटेल में इतना अच्छा दिया हुआ है, लेकिन क्या इतनी अवेयरनेस नहीं है हमारे इंडिया में। तो अगर मैं बात करूं पीएमएस की, तो पीएमएस में वो एग्जाम पास करते हैं जिसके लिए वो एग्जाम पास करने के बाद वो सेबी से रजिस्टर्ड हो जाता है। एग्जाम पास करने के बाद उसके थोड़े क्वालिफिकेशंस की बात करूं मैं, तो वो एग्जाम पास करने के बाद उसको एक एक पर्टिकुलर उसका एक नंबर असाइन होता है। वो जैसे आधार कार्ड एक ऑथेंटिक नंबर होता है, वैसे ही पीएमएस का एक ऑथेंटिक नंबर होता है। एक ही नंबर दो इंसान को नहीं मिलता। तो यहाँ से किसी को भी हम जान सकते हैं कि बंदा सही है नहीं है, वो सेबी की वेबसाइट पर पूरा आपको मिल जाता है। ये सब लोग क्यों नहीं लेते हैं इसकी अगर मैं बात करूं आपसे मैं, तो ये एग्जाम अगर पास करते हो, सिर्फ पास करना ऐसा नहीं है। ये एग्जाम पास करने के बाद आपको 12 लाख रुपीज पे करने होते हैं 3 इयर्स के लिए, और रिन्यूअल में आपको फिर 5 लाख रुपीज उसका रिन्यूअल फीस है। तो हर कोई बंदा ये देना नहीं चाहता है। तो इसीलिए ये बहुत मतलब एक जैसे ही अगर हम किसी को टैक्सेशन में जाना हो तो सी जैसे एक एक्सपर्टीज जैसे बोलते हैं, वैसे ही स्टॉक मार्केट के लिए एक्सपर्ट में शॉर्ट में बताऊं तो पीएमएस का जो फंड मैनेजर है वो इसी चीज के लिए इक्वली क्वालिफायर है। सो इसमें क्या मतलब कि आप स्टॉक्स के रिगार्डिंग टिप्स भी देते हो, क्या होता है हाँ, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है ये? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है कि फंड मैनेजर के पास इतना, मैंने कहा ना जो इतना डिटेल में पढ़ा है, तो उसके पास खुद की एक स्पेशलाइज स्ट्रेटेजी होती है कब इन्वेस्ट करना चाहिए, कब किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर मैं बात करूँ तो अपने पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए कौन से एरियाज है, जैसे इक्विटी मार्केट है, उसके बाद हम गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी। वैसे ही फॉरेन करेंसीज जो इंडिया में इलीगल है वो भी एक सोर्स है इन्वेस्ट करने के लिए। डेट मार्केट भी इतना बड़ा मार्केट है, सिक्योरिटीज जो मार्केट है वो भी इतना बड़ा है। तो किसको पता चले कब इन्वेस्ट करना है। अगर मैं 3 साल पहले की बात करूं तो मैं किसी को भी बोलूं कि गोल्ड यहाँ से डबल होने वाला है तो वो मेरे पे हंसता, शायद मैं भी अपने आप पे हंसता।
लेकिन अगर मैं एकदम रिसर्च से, एकदम डेप्थ से मैं स्टडी करके कहूँ कि हाँ भाई यहाँ से इसका ग्रोथ बंद होना ही था, ठीक है, टाइम हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते लेकिन हाँ इसकी जर्नी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो यही एक स्ट्रेटेजीज होती है जो फंड मैनेजर्स के पास होती है, और वो इतने साल से उसके एक्सपीरियंस से वो कुछ ना कुछ अंदर ट्विस्ट करके वो खुद ही इतना एक्सपर्ट, और अच्छा एक्सपर्ट तो नहीं कहूंगा लेकिन उसकी जो गलतियां हैं वही उससे वो सीख के वो अच्छा बन जाता है। यस, सो बेसिकली द सक्सेस रेट रेशियो जो होता है वो हाई हो जाता है जो आप एडवाइस करते हो, शेयर करते हो उसका, राइट? यस 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 यस। सो दूसरा इससे लिंक मुझे ये हुआ कि एक जो शेयर ब्रोकर होता है यस वो भी ऐसा शेयर करता है कि ये शेयर परचेस कर लीजिए, ये स्टॉक परचेस करना है। तो उसमें और आप में मतलब क्या डिफरेंस है मैं बहुत ही अच्छा, एक शेयर ब्रोकर में और एक पीएमएस एडवाइजर में? बहुत ही अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है। तो ऑडियंस को मैं बताना चाहूंगा कि शेयर ब्रोकिंग जो है तो वो एक फ्रेंचाइज पार्टनर है, पर्टिकुलर एक प्लेटफॉर्म है वो। उसके पास एज सच किसी को भी ब्रोकर बनने के लिए कोई एग्जाम, कोई क्वालिफिकेशन कुछ पास करने की जरूरत नहीं रहती है। कल उठ के आप भी 1 लाख रुपए देकर या सो एंड सो अमाउंट देकर आप भी ब्रोकर बन सकते हो। जैसे कि पीएमएस के लिए मैंने वो कहा, एक डेजिग्नेटेड गवर्नमेंट की एग्जाम है, पास करनी बहुत जरूरत है। तो पहला जो डिफरेंशिएट है वो स्किल का डिफरेंशिएट आ जाएगा। एक बंदा पढ़ लिख कर आ रहा है, एक बंदा पैसे लेकर ऐसे ही आ जा रहा है। अभी सेबी के रूल्स के हिसाब से देखें तो पीएमएस के जो फंड मैनेजर है उसके पास 100% राइट्स है कि वो किसी को भी टिप दे सकता है, किसी को भी एडवाइस कर सकता है, बैक्ड विद सॉलिड रिसर्च एंड फैक्ट्स एंड डेटास। वेयर ब्रोकर क्या चाहता है, वो खुद को, उसको क्या, उसको खाली एक ही चीज चाहिए, ब्रोकरेज। तो वो ऐसे ही खुद का घर चलाने के लिए वो आपको बोलेगा कि ये बाय करो, वो बाय करो। उसके पास ना ही कोई स्किल्स होती है, ना ही कोई नॉलेज होता है। तो वहां पे जो प्रोबेबिलिटी की बात करें तो गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं ब्रोकिंग इंडस्ट्री के अंदर। मैं या फिर बात करूँ शेयर ब्रोकर के अंदर, कंपेयर टू पीएमएस वाले बंदे से। ओके, सो इन्वेस्टिंग के डिफरेंट डिफरेंट टिप्स है, और या फिर यूं है कि इन्वेस्टिंग के डिफरेंट डिफरेंट जो टाइप्स है और फील्ड्स है। फॉर एग्जांपल ये पीएमएस हो गया, दूसरा हो गया म्यूचुअल फंड, यस। और तीसरा हो गया स्टॉक इन्वेस्टिंग। तीनों में क्या फर्क होता है? सी, म्यूचुअल फंड जो है ना वो अलग ही पूरी इंडस्ट्री है कंपेयर टू स्टॉक मार्केट। म्यूचुअल फंड पार्ट इज स्टॉक मार्केट। वहां पे क्या है, वो पैसिव इन्वेस्टमेंट होता है। अभी हम बात करें कि हर कोई का अलग अलग बिजनेस है तो वो फुल टाइम स्टॉक मार्केट में नहीं दे पाएगा। लेकिन सबको पता है कि जो कोविड के बाद देखिए, अभी कोई भी 5 साल 10 साल का अगर हम सीएजीआर कंपेयर करें तो स्टॉक मार्केट ऑलवेज अलग, कोई भी फाइनेंशियल मार्केट को उसने बीट किया हुआ ही है। ये डेटा पे लिखा हुआ है लास्ट 50 ईयर्स के डेटा में, बीट रियल एस्टेट, बीट गोल्ड सिल्वर, कोई भी हो। तो अभी सबको इन्वेस्ट तो करना है स्टॉक मार्केट के अंदर। लेकिन अगर मैं जो पहले कहा कि जो पीएमएस वाले के वजह से जिसके पास नॉलेज है या फिर कोई एक्सपीरियंस बंदा है, तो वो, उसके पास ऐसा लीमन बंदे के पास इतना नॉलेज तो है नहीं। तो वो क्या करता है कि अगर उसको इन्वेस्ट करना है तो स्टॉक मार्केट में ना करते हुए वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेगा। अब म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि म्यूचुअल फंड इटसेल्फ जो पैसे आते हैं, जो हम एसआईपी जो बोलते हैं हम या फिर लमसम बोलते हैं, वो सारे पैसे अल्टीमेटली जाते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। म्यूचुअल फंड की जो अपन एएमसी की बात करें तो एएमसी में जो अल्टीमेटली मैनेज करता है वो फंड मैनेजर ही होता है, जैसे पीएमएस में होता है। उसके पास तो स्किल्स है ही। तो वो क्या करेगा, जो आपके पैसे हैं वो सेफ तरीके से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है थ्रू अ पोर्टफोलियो। जैसे हर एक, अगर मैं एएमसी की बात करूँ, जैसे एसबीआई है, एचडीएफसी है, हर एक के अपने अपने 15 20 50 स्टॉक्स अलग अलग होते हैं। हर एक का अलग अलग एलोकेशन है। तो जो आप पैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो वो इसी एलोकेशन से अल्टीमेटली वो शेयर्स में इन्वेस्ट हो जाएगा। तो ये रही बात म्यूचुअल फंड्स की। जैसे कि पीएमएस में जो होता है वो हम डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक्स के अंदर। तो ऐसे कहा जाए शॉर्ट में तो पीएमएस है वो एक्टिव इन्वेस्टमेंट है और म्यूचुअल फंड है वो पैसिव इन्वेस्टमेंट है। पीएमएस का सीधा सीधा फॉर एग्जाम्पल के साथ अगर हम यूं कहें एज एन एग्जाम्पल, वो एक पर्सन है, उसको खुद से स्टॉक्स इन्वेस्ट नहीं करने, उसके पास एक बजट है, राइट? फॉर एग्जाम्पल कोई स्टार्टिंग कर रहा है तो 20,000, 50,000, 10,000, और मिडलवेयर है तो 2 लाख, 5 लाख, और हायर है तो 10, 15, 20 लाख, वोटेवर जितना भी बजट है उसके पास, वो आपको दे सकते हैं और आप उसके बिहाफ पे मतलब कि इन्वेस्ट करेंगे। ऐसा है या फिर उसमें कुछ डिफरेंस है, या फिर कैसे कैसे रहेगा ये पोर्टफोलियो? नहीं, आपने बहुत सही बोला कि किसी को अगर इन्वेस्ट करना है, अगर मैं आपको बोलूँ कि अभी उसको यही पता नहीं कि मुझे एक्टिवली इन्वेस्ट करने से मेरा रिटर्न ज़्यादा आने वाला है या पैसिव इन्वेस्ट जैसे म्यूचुअल फंड से उसमें करने से ज़्यादा आएगा। देखो हर एक बंदे की है ना एक ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन अलग अलग होती है।
जैसे कोई बंदा कैसा होता है एकदम सेटिस्फाइड होता है कि उसको 12% मिल गया साल का तो वो बहुत खुश है। कोई बंदे ऐसे होते हैं कि बहुत एग्रेसिव होते हैं बाय नेचर, तो उसको भी 12% 20% से उसको कोई लेना देना नहीं है। उसको ऐसा है कि मुझे मार्केट को कैसे भी कोई भी हालत में मैक्सिमम रिटर्न्स कैसे जनरेट करूँ उसके लिए उसको भागना है। तो जो पीएमएस जो है तो वहां पे आपके पास वो पोटेंशियल है कि आप 50% भी एक साल में आप अर्न कर सकते हो। ओके। म्यूचुअल फंड्स में वो कैपेसिटी हर साल नहीं रहती है। अगर मार्केट ऊपर रहेगा तो ही म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न पॉजिटिव रहेगा, जबकि स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं है। भले मार्केट का रिटर्न नेगेटिव हो, लेकिन एक आध दो तीन चार स्टॉक्स तो ऐसे होंगे ही जो खराब मार्केट में भी चलने वाले हैं। तो अगर कोई बंदा एग्रेसिव है तो वो डायरेक्टली पीएमएस से इन्वेस्ट कर सकता है। अगर कोई बंदा ऐसा है कि नहीं मैं एग्रेसिव नहीं हूँ, मैं 12% 14% से 15% से बहुत सेटिस्फाइड हूँ और मुझे कोई जरूरत नहीं है देखने की, तो वो म्यूचुअल फंड से इन्वेस्ट कर सकता है। सो कौन सा टाइप के लोगों को ये पीएमएस में इन्वेस्ट करना शुरू करना चाहिए, और कितना बजट सही रहेगा पीएमएस में इन्वेस्ट करने के लिए? सी कैसे लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मतलब अगर मैं स्पेसिफाई बात करूं कि हर कोई बंदा पीएमएस में इन्वेस्ट कर सकता है विद द कंडीशन उसके पास 5 लाख रुपए मिनिमम होने चाहिए। क्योंकि अगर हम सेबी के नॉर्म से बात करें तो मिनिमम 5 लाख से कम कोई भी फंड मैनेजर एक्सेप्ट नहीं करता पीएमएस में। तो ये लीगल डेफिनेशन में है। हाँ, इंडिया में बहुत लोग इसको मिसयूज करते हैं, पीएमएस का नाम दे के 50,000 1 लाख रुपए ले लेते हैं, लेकिन अगर हम लीगल वे में देखें तो वो कम्प्लीटली इलीगल है। सो अगर मैं बात करूँ सेबी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जैसे मैंने कहा कि 5 लाख वो मिनिमम क्राइटेरिया है। जिसके भी पास 5 लाख रुपए है और जो 1 साल के लिए अपना टाइम मार्केट में देना चाहता है, वो पीएमएस में इन्वेस्ट कर सकता है। गॉट इट। सो ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है हमारी ऑडियंस के लिए कि अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हो 5 लाख से ज्यादा या फिर एटलीस्ट 5 लाख, तो आपको डायरेक्टली स्टोरी से ज्यादा ये प्रीफर करना चाहिए, ये मॉड्यूल जो है इन्वेस्टिंग का। राइट। मैं आपको यहाँ पे तो कट करूंगा थोड़ा जयदीप भाई। ऐसा एक मिथ है कि पीएमएस के लिए 50 लाख रुपीज ही चाहिए। तो सेबी ने ऐसा कहा है कि मिनिमम 50 लाख रुपीज आप ले सकते हो पीएमएस के लिए, लेकिन उसने एक हिडन पॉइंट में ऐसा भी बोला है कि अगर आपके पास 5 लाख रुपए है तो 5 लाख रुपए से भी आप पीएमएस की कैटेगरी में स्टार्ट कर सकते हो। जिसकी मैंने कहा कि पीएमएस के अंदर भी बहुत सारी वेराइटी है एज ए एडवाइजर। तो एज ए एडवाइजर का पार्ट वो है कि उसके अंदर वो 5 लाख रुपए से एडवाइस कर सकता है। तो वो टाइप आता है, जैसे डिस्क्रिशनरी पीएमएस है, अनडिस्क्रिशनरी पीएमएस है, एडवाइजरी पीएमएस है। तो ये सब पीएमएस के टाइप है। तो लोगों को ये मिथ बहुत ज्यादा है कि 50 लाख के ऊपर होंगे तो ही हम पीएमएस कर पाएंगे। तो मुझे आपके माध्यम से ये मौका मिला है, तो मैं आपके ऑडियंस को ये बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास 5 लाख रुपए है तो भी आप पीएमएस में इन्वेस्ट कर सकते हो। डेफिनेटली मौलिक, इसमें हमारा मोटिव यही है कि आइदर कुछ लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसको जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा मिले, और कुछ लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन है तो वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट हो जाए, तो वो ज़्यादा बेटर है। राइट। यस यस यस। ओके। सो अभी आपके हिसाब से इंडियन स्टॉक मार्केट में अभी कौन सा स्टेज चल रहा है? बुल चल रहा है या फिर बियर चल रहा है, बियर मार्केट है, क्या है? चलो, आपने आज अब इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस निकाल रहे हो, तो इस मिथ के भी आप मैं एक बात करता हूँ। अगर स्टेज की बात करूँ इंडियन मार्केट में, तो इंडियन मार्केट में लोग जो है वो भांति भांति प्रकार के लोग हैं। कोई जो है वो शॉर्ट टर्म एडवाइस इन्वेस्ट करना चाहता है, कोई जो है वो मीडियम टर्म इन्वेस्ट करना चाहता है, और कोई जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहता है। अब शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तो हमने खाली नाम दे दिया, लेकिन ऐसे उसकी कोई परिभाषा नहीं है कि भाई 2 महीने उसको शॉर्ट टर्म बोलेंगे, 10 दिन उसको शॉर्ट टर्म बोलेंगे, या फिर कौन सा टाइम पीरियड को हम लॉन्ग टर्म बोलेंगे। तो जैसे आपने जो एक क्वेश्चन पूछा है कि इंडियन मार्केट कौन से स्टेज में है, तो अगर मैं कोई एक पर्टिकुलर इसका मैं आंसर दूंगा तो शॉर्ट टर्म वाले बुरा मान जाएंगे, अगर मैंने दूसरा आंसर दे दिया तो लॉन्ग टर्म वाले बुरा मान जाएंगे। अगर मैं बात करूं तो शॉर्ट टर्म में बात करूं तो इंडियन मार्केट ने अभी पिछले 6 महीने से अच्छा खासा करेक्शन दिया हुआ है, उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ। तो शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो हाँ, बुल है 100%। मीडियम टर्म की बात करें तो एग्जॉशन आ गया है थोड़ा बहुत, तो हो सकता है यहाँ से कंसोलिडेशन करे 2-3 महीने के लिए। अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं, लॉन्ग टर्म की यहाँ से मतलब 3-4 साल से ज्यादा, तो इंडिया की ग्रोथ अभी जस्ट शुरुआत हुई है, अभी तो इंडिया को बहुत आगे जाना है। तो इंडिया 2000 में भी बुल मार्केट था, 2008 में भी बुल मार्केट था, 2025 में भी बुल मार्केट है, और 2035 में 40 में भी बुल मार्केट रहेगा, क्योंकि हमारा अभी तो जस्ट डेवलपिंग कंट्री है, अभी हमारे पास बहुत पोटेंशियल है आगे जाने का। करेक्ट। ओके। सो जब आप ये फॉर एग्जांपल लेट्स से एक अमाउंट लेते हैं 5 लाख,
5 यस। लाख का पोर्टफोलियो आप मैनेज करना स्टार्ट करते हो, तो आपकी कोर स्ट्रेटेजी क्या रहती है? सिर्फ 5 लाख हो या 10 लाख हो, स्ट्रेटेजी तो एक ही रहती है, एलोकेशन। ओके, अगर मैं 5 लाख से 50 लाख, 5 लाख से अंदर मैं 50 शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करूंगा, ठीक है, और उसमें से अगर 5 स्टॉक्स चल भी गए तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि एलोकेशन ही मेरा कुछ नहीं होगा। समझ रहे मेरी बात? अगर मैं, लोगों का यही है कि लोग बहुत ज्यादा एक पर्टिकुलर अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हैं। ऐसा बोला जाता है कि अगर तुम्हारे पास 5 लाख रुपए है, तो आइडियल तुम्हारी जो स्टॉक्स की पोजीशन होनी चाहिए वो मैक्सिमम 10 होनी चाहिए, मीन्स तुम्हारे 50,000 पर शेयर होने चाहिए। तो क्या होगा, अगर 10 में से 3 के 4 भी चलेंगे तो आपका अल्टीमेटली पोर्टफोलियो बढ़ेगा। लोग क्या करते हैं कि भाई 40, 50, 60 शेयर ले लेते हैं, और जब उसमें से 5 शेयर चलते हैं तो उसमें एलोकेशन क्या होता है, हार्डली 1%। तो कोर स्ट्रेटेजी हमारी यही होती है कि हम मैक्सिमम एलोकेशन करें विद कम स्टॉक्स के अंदर। जैसे कहा कि अच्छा रिसर्च, डेटाज और फैक्ट्स पे एक अच्छी स्क्रिप्ट निकालते हैं, उसके बाद जितना हमारा कॉन्फिडेंस होता है उस टाइप से उसका एलोकेशन करेंगे, तो ही उसका हमको रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है, आरओआई जितना ज्यादा होगा इतना ही हम बीट करेंगे। ट्रू, वेरी ट्रू, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। क्योंकि कई बार मतलब कि ज़्यादातर जो सीखते हैं और वो जो जिसे स्टार्ट किया वो ज़्यादातर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स में एक्साइटमेंट में कई बार हो जाता है कि वो इन्वेस्ट कर देते हैं सही डिफरेंट बात है। डिफरेंट स्टॉक्स में। सो ये तो एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। उसको फायदा भी होगा एक दो स्टॉक से तो वो कवर अप हो जाएगा दूसरे के लॉस से, राइट? अगर मैं कहूँ, बीच में एक बंदे से मिला था ऐसे ही, मैं एग्जीबिशन के अंदर, तो उसका पोर्टफोलियो तकरीबन 8-9 लाख का था, जब मुझे याद नहीं अमाउंट। तो अगर हम 10 लाख भी गिन ले तो उसके पास 100 शेयर्स थे। तो मैं देख के ही शॉक्ड हो गया। मैं तो मैं उसको सामने पूछा, मैंने कहा ये इतने सारे स्टॉक्स लेने का रीजन क्या है? तो बोलता है इसमें से ये मेरे दोस्त ने कहा था, ये मेरे मामा ने कहा था, ये मेरे फूफा ने कहा था, ये इसने कहा था, उसने कहा था। और देखिए तो कुछ अल्टीमेटली 100 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के बावजूद भी रिटर्न्स देख रहे तो कुछ था ही नहीं। तो ओवर एलोकेशन करोगे तो भी दिक्कत है, अंडर एलोकेशन करोगे तो भी दिक्कत है। यस, ये भी एक जरूरी पॉइंट है कि अंडर एलोकेशन करोगे तो रिस्क बढ़ जाता है, राइट? बहुत बढ़ जाता है, यस। अगर 5 लाख में सिर्फ मैं 2 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूंगा, तो चांसेस है कि अगर बढ़ेगा तो मेरी फेवर में आएगा, लेकिन नहीं बढ़ा तो एक्जेक्टली। मेरा कैपिटल भी आधा हो सकता है। सो पर्सनली मतलब कि आप क्या प्रेफर करते हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का प्रेफर करते हैं या फिर एक्टिव मैनेजमेंट को प्रेफर करते हो, और क्यों क्यों ऐसा? अगर मैं आपको आंसर दूं, तो मैं लॉन्ग टर्म विद एक्टिव मैनेजमेंट करता हूँ। ओके। इन द सेंस कि अगर मुझे पता है कि यहाँ से ये सेक्टर जो है, जैसे मैं बात करूँ कि कोविड के बाद रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर बहुत चला था, गवर्नमेंट का फोकस बहुत ज़्यादा था। तो मुझे पता है कि रिन्यूएबल एनर्जी का जो सेक्टर है तो वो 1-2 साल में खत्म नहीं होने वाला है, ये पूरा एक डिकेड का पूरा है। तो अगर मैं, मेरा जो थीम होगा एक डिकेड का, मेरा लॉन्ग टर्म जो पर्सपेक्टिव होगा, तो वो मेरा रिन्यूएबल सेक्टर होगा। लेकिन अगर मुझे एक्टिवली मैनेज करना है तो मैं उसी थीम के अंदर अलग अलग कंपनी से मैं चर्निंग करूंगा। जैसे कि आज मैंने एक कंपनी ले ली, कल किसी और कंपनी ले ली। हाँ, थीम मेरी बेसिकली वही होगी, रिन्यूएबल एनर्जी। तो मेरा जो लॉन्ग टर्म है, तो आपने जैसे क्वेश्चन पूछा कि लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट करते हो या एक्टिव मैनेजमेंट करते हो, तो मैं लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट विद एक्टिव मैनेजमेंट उसको मैं करता हूँ। सो हमारे इंडिया की जनता में अभी स्टॉक मार्केट रिगार्डिंग डिफरेंट डिफरेंट मिथ्स क्या क्या है जो आपको अपने एक्सपीरियंस से पता पता चला हो? मिर्च तो सबसे पहले बताओ तो भाई, स्टॉक मार्केट को कोई बिजनेस मानता ही नहीं है। जैसे एज सच हमारे टिपिकल जो गुजराती, बीइंग ए गुजराती फैमिली, हम देखते हैं, अगर कोई भी ऐसा पूछेगा आप क्या करते हो, अगर हम बोले कि स्टॉक मार्केट करते हैं, तो यही बोलेंगे भाई ठीक है चलो, और क्या करते हो। मतलब इसको एज ए बिजनेस ट्रीट ही नहीं करते हम। अगर किसी लड़की को शादी में, अगर हम सपोज किसी को, कोई लड़की है उसको शादी में किसी को देखना, तो क्या देखते हैं हम, इधर वो सीए होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए, या सो एंड सो डिग्री होनी चाहिए। लेकिन कोई स्टॉक मार्केट को ऐसा इंडस्ट्री काउंटिंग नहीं करता। अगर हम देखा जाए तो स्टॉक मार्केट एक बिजनेस ही है। यू आर ओनिंग द शेयर्स ऑफ पर्टिकुलर कंपनी, यू आर बिकमिंग ओनर ऑफ द कंपनी बाय बाइंग द शेयर्स, राइट? सो इससे इससे भयंकर या इससे डिटेल में कोई इंडस्ट्री है ही नहीं। लेकिन इसको, तो मिथ यही है कि भाई ये इंडस्ट्री, मतलब ये बिजनेस तो है ही नहीं, यही कंसिडर करते हैं। एक बोलती है तो जुआ है, सट्टा है, गैम्बलिंग है, बहुत सारे इसके अलग अलग नाम है। यस यस, राइट। तो अगर देखा जाए तो स्टॉक मार्केट कभी गैम्बलिंग नहीं है। गैम्बलिंग क्या होता है,
मैंने आपको एग्जांपल मेरे फूफा ने बोला, ताऊ जी ने बोला, वो सब गैम्बलिंग है। जो हम बाय कर रहे हैं हमको पता ही नहीं है कंपनी क्या कर रही है, क्यों बाय कर रही है वो पता नहीं है, तो वो क्या होगा अगर बिना कुछ रिसर्च के, बिना कोई फंडामेंटल्स के हम जो चीज बाय कर रहे हैं तो वो अल्टीमेटली गैम्बलिंग हो गया। लेकिन अगर हम प्रॉपर उसकी डिटेल स्टडी करके, उसके फंडामेंटल्स देख के, उसका प्रमोटर देख के, मैनेजमेंट देख के, पूरा एक चेक लिस्ट बना के उसके बाद हम इन्वेस्ट करते हैं, तो वो तो प्रॉपर इन्वेस्टिंग हुआ। जैसे हम प्रॉपर्टी परचेस करते हैं तो क्या करते हैं, पहले हम बजट निकाल देते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम एरिया सिलेक्ट करते हैं, और एरिया सिलेक्ट करने के बाद हम कम से कम 40-45 हम बिल्डिंग्स ढूंढ लेते हैं अलग अलग, कि भाई ये स्कीम में अच्छा फायदा है, ये है। वो क्यों करते हैं हम, ताकि ये भी पूरी स्टडी है कि भाई घर एक ही बार लेना है, तो उसके अंदर प्रॉपर रिसर्च करके कहाँ फायदा मिल रहा है तो वहां हम इन्वेस्ट करते हैं। तो वैसे ही स्टॉक मार्केट है, ये भी पूरी एक इंडस्ट्री है, ये भी एक बिजनेस है। 6,500-7,000 कंपनीज है लिस्टेड, उसमें से 5 कंपनी को सिलेक्ट करना वो थोड़ी इजी है, ट्रू ट्रू। लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत है, उसके पीछे का जो डेडिकेशन है, वो कोई समझता ही नहीं है। दूसरा ऐसा है कि स्टॉक मार्केट में हम कहीं भी बैठ के कहीं भी कर सकते हैं, डेडिकेटेड ऑफिस लेने की जरूरत नहीं है, घर पे बैठ के भी कर सकते हैं। तो जो हमारी इंडियन ऑर्थोडॉक्स जो मेंटालिटी है कि भाई तुम जॉब कर रहे हो, तुम बिजनेस कर रहे हो, तो घर से तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो तुम्हारी जो वैल्यू है, तुम्हारी जो रिस्पेक्ट है वो तुमको मिलेगी ही नहीं। तो बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी है जो, ऐसे में स्पेसिफिक इंडस्ट्री की मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन एस इन जनरल बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ मंथली 35-50-40,000 आपको मिलता है, वो भी आपके लिए ट्रैवल करना पड़ता है, इतना टाइम निकालना पड़ता है। ये इंडस्ट्री ऐसी है कि आप घर बैठे बैठे 1 लाख रुपए भी कमा सकते हो, अगर आप प्रॉपर नॉलेज के साथ, प्रॉपर एक्सपीरियंस के साथ, और अगर आप में जील है, डेडिकेशन है, तो आप कमा सकते हो। लेकिन लोगों को यही है भाई ये बंदा घर बैठ रहा है तो फिर काय का क्या कर रहा है। तो मिथ तो बहुत ज्यादा है, एक बहुत सारे टैबूज है इसका अटैच है इसके साथ। लेकिन हाँ, धीरे धीरे अभी बहुत सारी इंडस्ट्रीज, बहुत सारे जो बी स्कूल्स है वो भी आजकल ये स्टॉक मार्केट को प्रमोट कर रहे हैं। तो लेट्स सी कि इसका कुछ अच्छा सॉल्यूशन आए और लोग इसको भी एक बिजनेस कंसीडर करें। तो मौलिक, आज के टाइम पे कौन से ऐसे सेक्टर्स है या स्टॉक्स है जो आपको ज्यादा प्रोमिसिंग लग रहा है? अगर मैं बात कहूँ सेक्टर्स की, स्टॉक्स की, तो इंडिया के 3 सेक्टर्स ऐसे हैं जो यहाँ से अगले 20 साल तक एवरग्रीन रहने वाले हैं। मतलब कुछ भी हो जाए ये 3 सेक्टर्स चलने ही वाले हैं। उसमें पहला है, बताइए ये वाला चीज। अगर पहला है कि मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग ऐसा सेक्टर है कि ना कभी रुका था, ना कभी रुका है, ना कभी रुकने वाला है। और इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग जो गवर्नमेंट के जो अलग अलग जो पॉलिसीज है, जो स्कीम्स है, और जो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है इंडस्ट्रीज को, और जो इंडिया फर्स्ट पॉलिसी है, तो उस ये सब चीज में और इसको कैटलिस्ट मिलने वाला है इन्वेस्टमेंट को। सो मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा है कि जो यहाँ से 20 साल तक चलने ही वाला है, और जो मल्टीवेगर्स है वो इसी इंडस्ट्री में से निकलने वाले हैं। दूसरा मैं कहूँ आपको इंफ्रा। अभी इंडिया के पास बहुत जगह है इंफ्रा में इम्प्रूवमेंट करने के लिए, और ऐसा इंफ्रा अगर इंडिया को सुपर पावर बनना है जो हम बात कर रहे हैं, तो अगर उसको वो चीज़ में जल्दी हासिल करना है, तो जितना इंफ्रा पे जितना वो अपने जीडीपी का परसेंटेज शेयर करेगी, उतना ज़्यादा उसका जो एम है वो जल्दी अचीव कर पाएगा। ओके। सो इंफ्रा एक ऐसा है कि भाई यहाँ से ग्रोथ बहुत ही अच्छा है। और तीसरा अगर हम बात करें तो हम नेट जीरो इकोनॉमी की बात कर रहे हैं एमिशन के अंदर। सो रिन्यूएबल एनर्जी उसका जो थीम है, बी सोलर हो या फिर इलेक्ट्रिक हो कुछ भी, या फिर हाइड्रो हो, न्यूक्लियर हो, तो ये जो सारे जो थीम्स हैं, तो उसमें रिन्यूएबल यहाँ से बहुत ही सही चलने वाला है। गॉट इट। सो ये बहुत ही बढ़िया, मतलब कि आपके इंफॉर्मेशन शेयर की है कि ये 3 सेक्टर तो कभी डाउन होने ही नहीं वाला है और अब भी जाने वाला है। सो इसमें से ही स्टॉक्स की अगर पसंदगी अगर हो, सिलेक्शन हो, तो डेफिनेटली यूजर्स को और हमारी ऑडियंस को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलने वाला है। यस। सो इन पीएमएस मिनिमम तो 5 लाख है, लेकिन आप तो 5 लाख 10 लाख ज़्यादा पोर्टफोलियो मैनेज करते हो। सो इतने बजट में आप रिस्क कैसे मैनेज कर लेते हो? तो रिस्क अमाउंट पे नहीं, हम रिस्क जो होता है वो परसेंटेज पे होता है। जैसे मैं बात करूँ, अगर मैं XYZ कंपनी आज 100 रुपीज़ पे चल रही है, और यही मान ले कि मिनिमम किसी ने 5 लाख रुपए दिए हैं, तो पहला हमारा टारगेट ये होगा कि उसको मैं, अगर बात करूँ तो 10 की बात करूँ, 10
तो 50,000 रुपीज होते हैं 5 लाख के हिसाब से। तो मैं पहली बार में ही कंपनी में 50,000 नहीं डाल दूंगा, मैं खाली 25,000 डालूंगा कंपनी के अंदर, और उसका मैं चाल देखूंगा, उसका माहौल देखूंगा। क्योंकि सेंटीमेंट्स जो एक ऐसी चीज है जो हमको हेल्प करती है कि अगर अभी मैं लास्ट वीक की बात करूं, जैसे इंडिया पाकिस्तान वॉर था, ओके। ना आपने खाना बंद किया, हम्म। आपने घूमना बंद किया, आपने Right. कुछ भी बंद किया आपने। सो जो हमने देखा लास्ट वीक, जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो हो रहे थे एशिया के अंदर और बाहर भी जो चलते आ रहे हैं, जैसे कि ट्रम्प के टैरिफ का देखे या फिर इजराइल का देखे, मतलब यूक्रेन वॉर देखे, मतलब ऐसा है कि इवेंट्स तो चलते ही रहने वाले हैं, लेकिन इवेंट्स की वजह से कुछ रुकने नहीं वाला है। ना हमारा खाना रुकना है, ना हमारा पीना रुकना है, ना हमारा चलना रुकना है। लेकिन ये जो इवेंट्स होते हैं वो हमको शॉर्ट टाइम पैनिक क्रिएट करती है मार्केट में, और उस पैनिक में अगर जो अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करें तो हमारा रिटर्न और बढ़ जाता है। सो हम ये चाहते हैं कि शॉर्ट टाइम पैनिक आए तो उस टाइम पे जो हमारा रिमेनिंग एलोकेशंस है उसको हम और एड ऑन कर सकते हैं। मार्केट में ऐसा मिथ भी है कि जितना भी, मिथ तो नहीं बोल सकता मैं, मार्केट में कॉमन प्रैक्टिस है कि आज मैंने 100 पे शेयर लिया है, अगर 90 आया तो फिर से लूंगा, 80 आया तो फिर से लूंगा, 70 आया तो फिर से लूंगा। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि कौन सी कंपनी में एवरेज करना चाहिए। अगर आप येस बैंक में, आइडिया में या फिर ऐसे कोई भी पेनी स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करोगे तो कभी नहीं ऊपर आने वाला। वो पेनी स्टॉक्स हुआ है तो उसके पीछे एक अच्छा रीजन है, ऐसे ही पेनी स्टॉक्स नहीं हुआ। कभी रिलायंस पेनी स्टॉक्स नहीं होगा क्योंकि वो पूरी उसकी थीम अलग है, पूरा उसका पूरा अलग चीज है। वो पेनी हुआ है तो उसके पीछे पक्का रीजन होगा। तो मैं ये कहूंगा कि जैसे मैंने कहा कि एवरेज नीचे करना चाहिए, लेकिन किस में एवरेज नीचे करना चाहिए? स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी हो, लेकिन पैनिक वजह से सेंटीमेंट्स नेगेटिव हुए हैं, उस वजह से नीचे आया है, तो ही ओके। आपको नीचे में इन्वेस्ट करना है। वो ठीक है, वो ठीक ठीक है, और स्टॉप लॉस तो जरूर मेंटेन करना है। है। करेक्ट, करेक्ट। सो आप स्मॉल कैप्स या मिड कैप्स किसमें मतलब कि ज़्यादा इन्वेस्ट करते हो, और या फिर स्टेबल स्टॉक को पर प्रेफरेंस देते हो आप? किसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं? सी हमारी जो स्ट्रेटेजी होती है वो क्लाइंट बेस्ड होती है। अगर मैं स्टेबल स्टॉक्स किसी एग्रेसिव ट्रेडर में या किसी क्लाइंट्स में, एग्रेसिव जो क्लाइंट है उसमें अगर मैं स्टेबल स्टॉक्स ले लूंगा अगर मैं, तो वो मुझे गाली देने वाला है। और अगर कोई स्टेबल बंदा होगा, जैसे रिटायर्ड कोई इंसान है, तो उसके अगर मैं स्मॉल कैप लूंगा तो पक्का वो मुझे गाली देने वाला है। तो जो मेरी स्ट्रेटेजीज होगी तो मैं वो क्लाइंट के नेचर के हिसाब से ही मैं लूंगा। अगर वो क्लाइंट एग्रेसिव है तो मैं स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करूंगा। अगर वो क्लाइंट को भाई ऐसा बहुत सेटिस्फाइड में 12% चाहिए, तो फिर मैं ब्लू चिप कंपनी है जो निफ्टी 50 या निफ्टी 100 की कंपनीज है उसी में मैं इन्वेस्ट करूंगा। तो जो हमारी स्ट्रेटेजीज होती है वो क्लाइंट के बेस पे होती है। और अगर कोई बंदा है जो इन्वेस्ट करना चाहता है मार्केट में, तो सबसे पहले उसको उसका नेचर पता होना चाहिए कि उसके लिए सेटिस्फेक्शन लिमिट क्या है, ट्रू, ट्रू। उसके बाद ही उसको इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके। वो बोलते हैं ना अर्शद मेहता के, रिस्क है तो इश्क है। अगर जी। आपको इश्क है रिस्क से तो फिर स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कीजिए, परफेक्ट। लेकिन उसके लिए फिर आपको रिस्क लेना पड़ेगा। 50% भी नीचे आ सकता है। तो अगर आपको देखने की क्षमता है और देखने के बाद उसको आप एग्जिट नहीं करते, इतना आपको कॉन्फिडेंस है, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता मार्केट में आपको। ट्रू, ट्रू। सो 5 लाख से 10 लाख के बजट वाले इन्वेस्टर्स हैं, वो ज़्यादातर कॉमन सी क्या गलती गलती करते हैं ये? 5 लाख वाले इन्वेस्टर्स हो या 50 लाख वाले इन्वेस्टर्स हो, हम्म। उनकी दो तीन जो चीज है वो वो सिमिलर है। सबसे पहले कि ये वो स्टॉप लॉस नहीं लगाते। ओके। वो कोई भी स्टॉक्स लेते हैं तो उनका ऐसा होता है कि हर कोई बंदा लेता है स्मॉल टाइम फ्रेम के हिसाब से ही। अगर वो चल गया तो ठीक है, अगर स्मॉल टाइम नहीं चला तो वो लॉन्ग टर्म बन जाएंगे इन्वेस्टर। मतलब जो अपने यहाँ पे जो अपना जो क्राउड है, जो पब्लिक है, वो भाव भाव पे डिपेंड करता है सब कुछ। हमारे बोलते हैं भाव ही भगवान है। तो अगर भाव चल गया तो शॉर्ट टर्म था, अगर स्टॉक लिया और नीचे आ गया तो भाई ये तो लॉन्ग टर्म था। करेक्ट। समझ रहे हो? यस, 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 करेक्ट। तो ऐसा होना चाहिए कि एडवांस में आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं मोमेंटम के लिए ले रहा हूं, अगर मैं मुझे क्विक रिवॉर्ड चाहिए, अगर मुझे शॉर्ट टाइम में रिवॉर्ड चाहिए, तो मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड है, मेरा स्टॉप लॉस है, तो मेरा उस टाइप से होना चाहिए। तो मेरा 5% 7% स्टॉप लॉस होना चाहिए।
अगर मैं इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ लॉन्ग टाइम पीरियड, तो मेरा 5-7 से कुछ नहीं होगा, तो कभी भी नीचे आ जाएगा 5-8 का, तो मेरा 20% 30% होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ से 2 फुट 3 फुट के लिए देख रहा हूँ। शॉर्ट टर्म के लिए मैं 20% के लिए देख रहा हूँ, तो 5% इनफ है। 5% हिट हो गया तो निकल जाओ। और लोग ये नहीं करते हैं। लोग क्या करते हैं, अगर 10% चल गया तो निकल जाएंगे। और स्टार्टिंग में लिया कैसे था, लॉन्ग टर्म सोच के। तो ये सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग को, पता नहीं है कि स्टॉक्स जो ले रहे हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हैं या लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं। तो पहली बात तो ये है। दूसरी जो गलती लोग करते हैं कि भाई उनको एंट्री तो सबको आता है, ये अभिमन्यु का जो चक्रव्यूह था तो उसकी तरह है, घुस तो सब जाते हैं लेकिन निकलना किसी को नहीं आता। ट्रू। तो स्टॉक मार्केट भी ऐसे ही है, एंट्री सब लोग लेते हैं लेकिन एग्जिट कब करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 टाइम्स भी स्टॉक्स बढ़ गया तो भी खड़े रहने में फायदा है, क्योंकि मोनोपोली वाली कंपनी है, तो एग्जिट क्यों लेना है। और कभी कभी ऐसा है कि 20% मिल के साल के अंदर तो निकल जाना समझदारी की बात है। तो लोग गलती ये करते हैं वो पता नहीं एग्जिट कहाँ करना है। तो ये डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। तो पहला डिसिप्लिन नहीं है लोगों में। बोलते हैं कि डिसिप्लिन है, नहीं करेंगे तो भी मतलब वो ये पूरा गेम साइकोलॉजी का गेम है पूरा। यहाँ पे आपको एजुकेशन कोई मैटर नहीं करता, आपका बैकग्राउंड कोई मैटर नहीं करता, यहाँ पे कास्ट कोई मैटर नहीं करती। तो यही स्टॉक मार्केट उसके लिए बहुत मतलब सबसे अलग है कि यहाँ पे ना कोई लिमिटेशन है, यहाँ स्काई लिमिट है कमाने के लिए। और अगर एंट्री में बात करें तो मतलब कोई भी कास्ट का कोई भी बैकग्राउंड से बंदा आके इन्वेस्ट कर सकता है। और वैसे भी इंडिया की डाइवर्सिटी इतनी अच्छी है, तो स्टॉक मार्केट इंडिया को रिप्रेजेंट करता है इसी तरह से। यस यस। सो आप क्या कोई एक ऐसी सक्सेस स्टोरी है कोई क्लाइंट की जो आप शेयर कर सको, जिसने कोई एक मिनिमम बजट से स्टार्ट किया हो लेकिन बहुत ही अच्छा उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिला हो? हाँ, एक नहीं, बहुत सारी स्टोरीज है। इतने 7 साल की जर्नी में तो मतलब बहुत सारी, लेकिन मैं एक स्टोरी में आपको बताऊंगा कि मेरा एक दोस्त था, चाइल्डहुड फ्रेंड है मेरा। तो उसको स्टॉक मार्केट से लगाव बहुत था, बहुत क्यूरियोसिटी थी, उसने बहुत पढ़ा। लेकिन घर में बहुत सारे लोगों ने स्टॉक मार्केट में बहुत सारा नुकसान किया था। तो घर में प्रेशर एक ही था कि भाई कुछ भी मुझे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना है। तो मैंने उसको समझाया पूरा, उसको पूरा कि भाई स्टॉक मार्केट ये जो पापा लोग, दादा लोग करते थे वो टिप्स पीस पे करते थे, उनके पास कोई नॉलेज नहीं था। हम जो सब कर रहे हैं पूरा रिसर्च करके कर रहे हैं, तो चांसेस कम होते हैं लॉस होने के। तो उसको मैंने एक स्टॉक बताया था, मुझे याद है, एस्कॉर्ट करके। एस्कॉर्ट एक ऑटोमोबाइल कंपनी है। तो उस टाइम पे वो 250 रुपये की थी। और ऐसा कहा जाता है कि एस्कॉर्ट की जो मार्केट कैप है और जिस हिसाब से उसकी जो व्हीकल्स आते हैं, जिस हिसाब से उसकी ड्यूरेबिलिटी होती है, जिस हिसाब से कॉस्टिंग उसका है, और मैंने कहा ना आपको कि इंफ्रा में ऐसी चीज़ की जरूरत पड़ने ही वाली है। और ये लौता लिस्टेड प्लेयर था जो जेसीबी का मार्केट शेयर अच्छा है, लेकिन जेसीबी इंडियन मार्केट में लिस्टेड नहीं है। तो सेकंड नंबर पे आता है एस्कॉर्ट। तो मैंने उसको कहा था भाई तू एस्कॉर्ट ले ले, यहाँ से अच्छा खासा को रिटर्न मिलने वाला है। पर 235 से उसने इन्वेस्ट किया था, बहुत कम अमाउंट इन्वेस्ट किया था, लेकिन उसने 1-1.5 साल के अंदर वो स्टॉक्स 5 टाइम्स हो गया था। अरे वाह। और उसके बाद उसके मतलब उसका ये प्रश्न आया कि भाई तूने किया कैसे। तो मैंने उसको पूरा लॉजिक समझाया, और उसके बाद आज वो खुद अपने बिहार पे अच्छा ट्रेडिंग करता है, वो सेंसिबल ट्रेडिंग करता है वो। तो ये अवेयरनेस की जरूरत है हमारे इंडियन यूथ को, स्पेशली कोविड के बाद बहुत सारे लोग मार्केट में एंटर हो गए हैं। तो जैसे कहा एंट्री बहुत इजी है, लेकिन अगर तुम नॉलेज लेकर नहीं उतरे हो, ऐसे ही तुम युद्ध में उतर गए हो, तो पक्का तुम कपड़े निकाल के तुम निकलने वाले हो। तो जल्दी से जल्दी नॉलेज ले लो, एक अपनी स्किल ले लो, एक एज डेवलप कर दो, तो ही तुम मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे। वरना तुम यहाँ पे 10 लाख या 10 करोड़ भी तुम यहाँ पे गवा कर बैठोगे, पता भी नहीं चलेगा। ट्रू, वेरी ट्रू। सो जब कोई कोई भी नया इन्वेस्टर हो तो वो आपसे आपको एज ए कंसल्टेंट या एज एन एडवाइजर हायर करने से पहले मतलब कि आपसे कंसल्टेंसी लेता होगा, कुछ बातचीत करता होगा, कुछ डिमांड्स भी रखता होगा कि मतलब कि उसका एक्सपेक्टेशन क्या है या फिर क्या है। तो ऐसे कई बार क्या है, आपने कुछ ऐसा फेस किया है कि क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन अनरियलिस्टिक होती है ज़्यादातर, क्या होता है? देखो और कैसे कैसी होती है? वो थोड़ा-सा कोविड जब से आया ना, कोविड, तो कोविड के बाद ऐसा बोलते हैं हमारे मतलब इंडस्ट्री में कि कोविड इन्वेस्टर बोलते हैं, मतलब ऐसे इन्वेस्टर्स जो कोविड के बाद का ही मार्केट देखा है। तो कोविड के बाद का जो मार्केट था वो नाइक शिप का मार्केट था, पूरा यस मार्केट।
मतलब उसका शेप वो ऐसे पूरा जाता है, जैसे कोविड में नीचे आया और उसके बाद ऊपर गया, मतलब 11,000 से आया 7,800 और 7,800 से आ गया भी 24,000। हाँ, तो इन लोगों ने खाली तेजी ही देखी है। तो जब 2022 में जब मार्केट कंसोलिडेशन में था, तो उस टाइम में क्लाइंट आके बोलता है कि सर आप कितना परसेंट आप रिटर्न दे सकते हो। तो सेबी में ऐसा रूल्स है कि तुम किसी को तुम प्रॉमिस नहीं कर सकते कि मैं इतना रिटर्न दूंगा। तो मैंने उसको ऐसा बोला कि यू कैन गेट 12% पर एनम रिटर्न मिनिमलिस्ट। तो उसका आंसर था क्या बात कर रहे हो सर, इतना तो मैं सर हफ्ते में कमा लेता हूँ। और वही बंदा जब मार्केट नीचे आया और वो आया तो उसका पूरा कैपिटल वाइप अप हो गया है। ट्रू। तो लोगों की जो इमेजिनेशन है कोविड के बाद, उन्होंने मतलब एक ही टाइप का मार्केट देखा है, बुल मार्केट, उन्होंने बेयर मार्केट देखा ही नहीं है। अगर मैं बात करूं कि राकेश झुनझुनवाला की, जो हमारे इंडियन के बहुत बड़े दिग्गज है, उसको बिग बुल भी कहते हो उनको, तो वो ऐसा बोलते हैं कि अगर तुम 15% CAGR अगर तुम अर्न करते हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता मिलियनर का बिलियनर बनने से। और अगर आप 20% CAGR से आप ग्रो करते हो देन यू आर द एम्पर, आप राजा हो। ओके। तो ये जो पूरा गेम है स्टॉक मार्केट का, वो 1 साल 2 साल 5 साल गेम नहीं है, ये पूरा कंपाउंडिंग गेम है। ये एक बिजनेस ही है जो आज चालू हुआ था सर्टेन अमाउंट से, फिर उसको बढ़ते 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 वो एक्स ही मल्टीपल्स होने वाला है। और एक टाइम ऐसा आएगा थोड़े सालों के बाद कि आपका जो ईयरली इंक्रीमेंट होगा वो शायद आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगा इतना होगा। लोगों के तो बहुत सारे अलग अलग एक्सपेक्टेशंस होते हैं, सर डबल कर दो, सर ट्रिपल कर दो, लेकिन इतना पॉसिबल नहीं है। ये एवरी ईयर ही करना बहुत टफ है और कोई कर भी सकता नहीं है। यस, सो इसमें रियलिस्टिक होना भी जरूरी है इन्वेस्टर्स को। बहुत जरूरी। मैं तो इतना ही कहूंगा 15% लेके चलो, कंपाउंडिंग गेम खेलो और मजे करो। ग्रोथ ऐसा ग्रोथ होगा कि आप सोच भी नहीं कर पाओगे, अनबिलीवेबल ग्रोथ होगा। सही बात है। सो पीएमएस एडवाइजर को हायर करने की फीस क्या रहती है ऑन एन एवरेज, कि ये कैसा मॉड्यूल है मतलब कि उसको हायर करने का? ये बहुत फ्लेक्सिबल सेबी ने इसको पूरा डिफाइन किया हुआ है। तो हम्म। 2 टाइप की इसमें फीस होती है। अगर किसी को पीएमएस में किसी के साथ जुड़ना है तो उसकी इनिशियल जो चार्जेस या फीस बोलते हैं वो 1% या 2% वो अपने हिसाब से ले सकता है इनिशियल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पे। और उसके बाद जो प्रॉफिट होता है उसका वो 10% या 20% चार्ज कर सकता है एज ए फीस। कैसे कैसे पता चलता है कि ये पीएमएस एडवाइजर जो है वो से भी रजिस्टर्ड है या फिर जेन्युइन नहीं हुआ है, तो कैसे तो पता मैंने चलता मैंने पहले ही कहा ना कि जैसे आधार का एक ऑथेंटिक नंबर होता है, वैसे ही पीएमएस का एक ऑथेंटिक नंबर देता है सेबी वाला। है? तो अगर किसी को भी, जैसे हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो बाहर डिग्री लगाई होती है MBBS MD, वैसे ही पीएमएस का एक नंबर होता है। तो वो शो करता है कि बंदा एलिजिबल है पीएमएस के लिए। ओके। अगर इंडिया में मैं बात करूँ तो हार्डली जितने भी लोग इस मार्केट में, उसका 1% के लोग भी पीएमएस नहीं है, जो तो क्लेम करते हैं पीएमएस है। तो आप किसी को भी इन्वेस्टमेंट दो तो उससे पूरी जानकारी लीजिए कि सही में वो सेबी रजिस्टर्ड है, एडवाइजर है, एनालिस्ट है, पीएमएस है। क्योंकि आपने इतने हार्ड एंड मनी कमाए हैं और कहीं किसी की मूर्खता से आपके पैसे ना चले जाए, तो ये बहुत जरूरी है ये। तो इसीलिए तो गवर्नमेंट इतना चला रही है, सोच समझ कर इन्वेस्ट करो, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो या पीएमएस हो। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ऐसे करना है कि किस कौन सी ईएमसी में पैसे डालना है, वैसे ही पीएमएस में से ही कौन सी पीएमएस को देना है, उसके पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। क्योंकि पीएमएस वाले को एवरी क्वार्टरली या एवरी 6 मंथ उसका रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है, ताकि सेबी के पास डिटेल इन्फॉर्मेशन रहे कि पीएमएस वाले लोग क्या कर रहे हैं। तो पूरे कंप्लायंस है पूरा ये। और जो कोई भी स्टॉक्स लेते हैं उसका पूरा डिटेल उसका एनालिसिस देना पड़ता है कि स्टॉक्स क्यों लिया, क्यों यही स्टॉक्स लिया, उसका रीजन क्या था, आपका एम क्या है, आप फोरकास्ट क्या करना चाहते हो। मतलब बहुत टीडियस हो गई ये। ट्रू। तो अपने को थोड़ा स्मार्ट बनना है इस इंटरनेट के जमाने में। सर्च करो, इसका पीएमएस का नंबर चेक करो, सेबी की ऑनलाइन वेबसाइट पे आपको मिल ही जाएगा इजीली। और एक आपका इतना बड़ा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, आपने कुछ रिसोर्सेज से गेन किया होगा, कुछ लर्निंग्स ली होगी, या फिर अभी तो युग है कि आप आपको पता भी होगा कौन से बुक्स है, पॉडकास्ट है या यूट्यूब चैनल्स है। तो हम्म। मतलब इसके लिए पर्सनली मतलब कि आप कुछ सजेस्ट करना चाहो कि उसको ये रिसोर्स रेफर करना चाहिए जो बिगिनर है, बिगिनर इन्वेस्टर्स है, उसको क्या मतलब कोई सोर्स ऐसा फ्री में वो लर्निंग कर पाए या यहाँ पर? देखो यूट्यूब ने ना पूरा कोविड के पूरा कमाल कर दिया है, पूरा इतना मार्केट ओपन कर दिया है विदाउट एनी पेमेंट। सो मैं तो यस। ऐसा ही बोलना कि ये एक मार्केट ऐसा है
जहाँ आपको रेगुलरली लर्न करना पड़ेगा, और हम्म, कुछ चीज आपको वापस फिर से लर्न करना पड़ेगा। तो उसका एक पूरा लाइन है, लर्न, रीलर्न, अनलर्न। मतलब कुछ चीजें आपको भूलनी पड़ेगी, यस, ट्रू ट्रू। कुछ कुछ चीजें आपको बार बार लर्न करनी पड़ेगी, नई लर्न करनी पड़ेगी, आपको कुछ एज लाना पड़ेगा मार्केट में। अगर सेम चीज हर कोई करेगा तो फिर वो कमा ही नहीं पाएगा। तो कांस्टेंट लर्निंग इज द मेथड टू सक्सेस, और इज द वे टू सक्सेस। और अगर मैं बात करूं आपको यूट्यूब के अच्छे अच्छे जो पॉडकास्ट करते हैं, जैसे उसमें विवेक बजाज सर का है, वो ना पूरा मतलब बेसिक बच्चे को सिखाते, छोटे बच्चे को कि स्टॉक मार्केट क्या है। तो उन्होंने बहुत अच्छे वे में एकदम लेमन टर्म में उन्होंने सिखाया हुआ है। फिर मितेश पटेल सर का भी एक अच्छा उनकी चैनल है उन पे, तो उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ सिखाई है। फिर प्रशांत शाह करके है, डिफाइन एज के ओनर है, वो बहुत एक्सीलेंट टीचर भी है, बहुत अच्छे लर्नर भी है, साइकोलॉजी बहुत बढ़िया है। बुक्स की बात करूं अगर मैं आपको, तो वॉरेन बफेट के जो लेटर्स हैं उन्होंने लिखे थे वो एक्सीलेंट है। फिर जैसे लिवरमोर के हैं, ग्राहम ग्राहम बेल के हैं, फिर मार्क डगलस के हैं, पीटर लिंच के हैं। ये इतने सारे बढ़िया बढ़िया हैं। ये सबने 40 साल 50 साल पहले सब बुक्स लिखी हुई है, लेकिन आज भी वो इतनी वैलिड है। तो एक बार मार्केट में आने से पहले एक अच्छा एज डेवलप कीजिए, मैक्सिमम बुक्स लर्न कीजिए, और बुक्स तो लर्निंग कंटिन्यू रहना चाहिए। फिर कोई अथॉरिटी कौन सी चीज आपके माइंड में स्ट्रक हो जाए वो किसी को पता नहीं है, किसका वे ऑफ इन्वेस्टिंग आपकी इन्वेस्टिंग से मैच हो जाए वो उनको पता नहीं है। ओके, सो एक लाइन में बताइए कि सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए कौन सी माइंडसेट होनी चाहिए आज के मार्केट में? सक्सेसफुल बनने के लिए मैंने कहा कि लर्निंग लर्निंग लर्निंग, और जो मिस्टेक्स करते हो उसको डायरी में मेंशन कर देना, कि ताकि दोबारा सेम चीज रिपीट ना हो। क्योंकि यहाँ पे एक गलती आपको मार्केट से पूरी बाहर निकाल देगी। तो हमारे पास वो स्कोप नहीं है एक गलती करने का। ट्रू। सो आपके हिसाब से नेक्स्ट 5 इयर्स में अभी कौन से स्टॉक्स इंडियन स्टॉक्स मार्केट में वो इवॉल्व होने वाले हैं? कौन से स्टॉक्स? इवॉल्व होने वाले हैं, मे बी यू कहे कि ज़्यादा ग्रो करने वाले हैं, जिसमें ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का पोटेंशियल हो। सेक्टर की बात करूं मैं, तो डायरेक्ट इन्वेस्ट मत करना। जैसे मैंने आपको कहा कि इंफ्रा है, तो सीमेंट है, वो सब लेने वाले हैं। ऐसे स्टॉक्स पकड़िए कि उसके जो टेल्स होती है, उसकी जो कनेक्टेड स्टॉक्स होते हैं पर्टिकुलर सेक्टर से, उसकी ग्रोथ ऑलवेज ज्यादा होगी मेन मेन कोर सेक्टर से। जैसे मैं बात करूं अगर इंफ्रा ग्रो करने वाला है, तो वायर्स की कंपनी पकड़िए, ओके, स्टील्स की कंपनी पकड़िए। जो स्टील्स ऐसा है वो साइक्लिकल स्टॉक्स है, तो एक बार सर्किट आएगा वापस नीचे आ जाएगा। लेकिन वायर्स के स्टॉक्स ऐसे हैं जो मल्टीबैगर बन सकते हैं। रिन्यूएबल्स पे जाना चाहते हो तो चिप्स वाला कुछ सेक्टर पकड़िए। गॉट इट। देखो सेबी की ऐसी ऐसा है कि मैं आपको स्टॉक्स के नाम नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि उसके भी कुछ ओके, क्राइटेरियाज होते हैं। सो मैं यहाँ पे वो अवॉइड करना चाहता हूँ मैं। लेकिन मैंने आपको हिंट्स दिए सेक्टर्स में। थोड़ी मेहनत कीजिए, थोड़ी ढूंढिए, थोड़ी मजा आएगा। डेफिनेटली आपने ऑलरेडी सेक्टर्स का बहुत ही डिटेल इंसाइट्स दिया, और वो भी एग्जांपल के साथ। तो डेफिनेटली जो भी इन्वेस्टर्स है हमारी ऑडियंस में से, वो डेफिनेटली इसमें से ही ढूंढ लेंगे यस। कौन से चीज़ में जाना चाहिए। सो जो लोग 5 लाख से अभी स्टार्ट करना चाहते हैं, कि उनके लिए आपका फाइनल एडवाइस क्या रहने वाला है? पहले एडवाइस तो यही होगा कि हो सके तो, अगर आप खुद इतना टाइम देना चाहते हो, अगर आप खुद अपना कैरियर लाना चाहते हो, तो पहले एक अच्छा एक एज डेवलप कीजिए, फ्री इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप खुद अगर कोई बिजनेस है आपका और आप कोई इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो ऐसे लोग को ही अपना इन्वेस्टमेंट दीजिए जो सेबी रजिस्टर्ड हो। ऐसे ही किसी को ना दे दीजिए, दोस्तों में या फिर फ्रेंड्स के, मतलब कोई पापा के दोस्त है या उसके दोस्त है, ऐसे किसी को पैसे ना दे दीजिए। तो ये एक खास चीज का ध्यान रखिए। अगर खुद कर रहे हो तो पहले एक अच्छी एज ले लो, फिर इन्वेस्ट करो। अगर किसी को दे रहे हो तो इतना थोड़ा होमवर्क करना, या फिर उसका पास्ट रिकॉर्ड चेक करना कि उसका रिटर्न्स कैसा है। गॉट इट, गॉट इट। सो डू यू डू यू बिलीव इन मैनिफेस्टेशन? 100% यस। ओके, सो अभी मान लीजिए मौलिक कि ये हमारी मैनिफेस्टेशन स्क्रीन ही है, हाँ। मगर जो भी हमारा गेस्ट आते हैं वो डेफिनेटली मैनिफेस्ट करते ही है, और वी आर ट्रूली प्रेइंग एंड होपिंग कि उसका मैनिफेस्टेशन जल्दी से जल्दी सच हो जाए।
तो आपको मैनिफेस्ट करना है यहाँ पर इस स्क्रीन पे, और ऐसे ही मैनिफेस्ट करना है कि ये सच होने वाला है। सो मेक श्योर। मुझे बताना है क्या मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। हाँ, डेफिनेटली डेफिनेटली, आप शेयर कीजिए, हमारी ऑडियंस भी करोगी। मैनिफेस्ट तो मैं यही करना चाहूंगा कि देश अपना इतना आगे बढ़े ताकि देश की वजह से स्टॉक मार्केट आगे बढ़े, अल्टीमेटली जो इस इंडस्ट्री में है वो आगे बढ़े। और मेरा जो मैनिफेस्टेशन मेरा मेन ये है कि आने आने वाले 10 सालों में जो जितने भी लोग हैं वो स्टॉक मार्केट को एज ए बिजनेस कंसिडर करें, और जितने भी टैबूज जो इससे अटैच है वो सारे निकल जाए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो डेफिनेटली ये जो अभी हमारा पॉडकास्ट हुआ है, सो ये ज़्यादा ही जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं और जो स्टार्ट करना चाहते हैं उसके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आपने इतना डिटेल में इंसाइट शेयर किया, आपने इतने मिथ्स शेयर किए यहाँ पर कि जो अभी करंट इन्वेस्टर्स के माइंड में होते हैं, कि इसकी वजह से भी कई बार मिसगाइड होते हैं और इसकी वजह से भी कई बार लॉस हो जाता है या फिर इन्वेस्टमेंट का ग्रोथ मिस हो जाता है। राइट। तो हमारे ऑडियंस के लिए अगर आप उसको कंसल्टेशन प्रोवाइड करना चाहें तो क्या मतलब कि आप कर सकते हो उसको? हाँ हाँ, 100%, क्यों नहीं। बीइंग सेबी रजिस्टर्ड हम उसको एडवाइस भी कर सकते हैं, वो चाहे तो हमसे ज्वाइन भी कर सकते हैं। डेफिनेटली। सो मेरी ऑडियंस को हम यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको एज अ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के रिगार्डिंग कोई भी कंसल्टेंसी चाहिए, कि आप उसको आगे एज अ लुक फॉरवर्ड करना चाहते हो, तो मैंने पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स रख दी हुई है मौलिक पटेल की। तो आप उसको रीच आउट कर सकते हो। कॉल कॉल डिटेल्स है, व्हाट्सअप है, आप कहीं पे भी रीच आउट कर सकते हो उसको, ताकि जो आपका नेक्स्ट स्टेप हो उसमें आप अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा ले पाओ। हंड्रेड सो कीजिए हमारा डिस्क्रिप्शन और कांटेक्ट कर सकते हो आप डेफिनेटली मौलिक पटेल को। मौलिक, आपको मिलके आपने जो एडवाइस शेयर की वो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। यस, सो थैंक यू सो मच फॉर सेम दिस। ईयर सेम ईयर सेम ईयर जयदीप, इट वाज वंडरफुल सेशन। और मैं यही चाहता हूँ कि आपके ये पॉडकास्ट के माध्यम से मैक्सिमम लोगों में अवेयरनेस आए ताकि वो कोई गलती ना करे, और सारे आपके जो इन्वेस्टर है, जो आपके ऑडियंस है, वो ढेर सारे पैसे स्टॉक मार्केट से कमाए। अच्छा अच्छा। ओके दोस्तों, सो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। ऐसे ही किसी इंडस्ट्री का ब्रेकडाउन लेके आएंगे हम लोग। इन बिटवीन अगर आपके माइंड में अगर कोई ऐसी दूसरी फील्ड है या फिर कोई ऐसी इंडस्ट्री है जिसका पॉडकास्ट आप सुनना चाहते हो, तो आप गेस्ट को भी डायरेक्ट कमेंट में मेंशन कर सकते हो या फिर आप इंडस्ट्री को भी मेंशन कर दीजिए। जैसे पिछली बार लोगों ने स्टॉक मार्केट का बहुत बार हमें पूछा था, इसीलिए मौलिक पटेल को लेकर आए हैं। तो ऐसी जबरदस्त इंसाइट आपको इस पॉडकास्ट में मिल गई, तो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन भी आपको जबरदस्त मिलने वाली है। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, जो भी इंडस्ट्री का इंसाइट्स आपको जानना है, जो भी पर्टिकुलर गेस्ट के स्पीच आपको जाननी है कि वो क्या सोचते हैं पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, तो हम गेस्ट को भी इनवाइट करेंगे। और मीनवाइल आप फॉलो कर दीजिए, मीनवाइल आप सब्सक्राइब कर दीजिए मिलियनर मूव्स विद जेडी, सो आप नए नए ऐसे इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट आपसे मिस ना हो जाए। थैंक यू।